Hello everyone. So today we are here to discuss biology paper which was held on 30th May 2022. So आज हम वो discuss करेंगे. I am Shubhani Jain and we will be discussing the biology paper, all the sections A, B, C जिसमें आपको मिलेंगे 2, 3 and 5 marks के questions. सबसे पहले हम discuss करेंगे section A. So these are basic instructions, we will not discuss this. So हम start करते हैं section A से. सेक्शन ए की अगर हम बात करें तो इसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चंस थे. सबसे पहला क्वेश्चन था ये, नेम द डिजीज एंड देयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन इन ह्यूमन बाय कॉमन राउंड वर्म एंड फिलारियल वर्म. सो आपके पास सबसे पहला जो क्वेश्चन आया उसमें पूछा है कॉमन राउंड वर्म एंड फिलेरियल वर्म कौन सा डिजीज कॉज करते हैं एंड उनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है. सो राउंड वर्म कि अगर हम बात करें तो आपके 11th क्लास में डाइवर्सिटी चैप्टर में राउंड वर्म की कैटेगरी में एस्कैरिस को डाला गया था. उस फाइलम में आपको राउंड वर्म्स जिस फाइलम में मिलते हैं सबसे कॉमन एग्जाम्पल ही उसका एस्कैरिस है. सो एस्कैरियासिस इज द डिजीज विच इज कॉज्ड बाय कॉमन राउंड वर्म नेम्ड एज एस्कैरिस. दैट इज द व्हाई द नेम ऑफ द डिजीज इज एस्कैरियासिस. सो ट्रांसमिशन अगर हम बात करें तो कंटामिनेटेड वाटर, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स के थ्रू, कंटामिनेटेड वेजिटेबल हो, फ्रूट हो, खाना हो, इन सब से कंटामिनेटेड अगर इन सब में कंटामिनेशन है तो वो एक से दूसरे पर्सन में फ्रॉम दीज ईडेबल्स वो दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र हो सकता है. अगर हम बात करें एलिफेंटियासिस और फिलारियासिस की, इट इज़ कॉज्ड बाय अगेन वर्म या हेलमिंथीज भी बोल सकते हैं हम वर्म्स को. And Wucheria bancrofti is the causative agent of filariasis. The pathogens are transmitted to a healthy person through the bite of mosquito. और specifically अगर हम बात करें female mosquito, Culex mosquito is responsible for transmitting this kind of disease. So ये था पहला question, very easy, direct था. Next question है question number 2. Write the scientific name of the plant from where natural cannabinoids are obtained. तो नाम में cannabinoids है, बहुत ही easy question है. तीनों parts देख लेते हैं, then we'll discuss the answer. Mention the parts of the plant that are used for extraction. कौन से part से मिलता है, पहले उसने plant का नाम पूछा है, then कौन से part से हम extract कर सकते हैं, and third what does the drug affect, how does the drug affect human body. तो human body को वो कैसे affect करता है. very basic 3 questions human health and disease वाले chapter में से. इससे पहला वाला question भी human health से था, काफ़ी direct question था, and this is also a easier question. Cannabis sativa is the plant जिससे हमें cannabinoids मिलते हैं. so cannabinoids, cannabis काफ़ी similar है, easy to remember, so that is why the question is easy. and कहाँ से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइंस है, फ्लावर टॉप से, लीफ से एंड रेजिन्स ऑफ कैनबिस प्लांट. तो फ्लावर से हमें मिल सकता है, लीफ से हमें मिल सकता है, एंड रेजिन्स जो प्लांट में रिलीज प्रोड्यूस होते हैं एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट यू कैन से विच आर प्रोड्यूस्ड इन प्लांट, उनसे हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं एंड यूज्ड इन वेरियस कॉम्बिनेशंस टू प्रोड्यूस मैरिजुआना, हशीश, चरस एंड गांजा. सो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं अलग अलग पार्ट्स के जिनके थ्रू आप कैनाबिनॉइड्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, अलग अलग कॉम्बिनेशन में इस तरह के ड्रग्स प्रोड्यूस कर सकते हो. नेक्स्ट है हाउ डज इट अफेक्ट योर बॉडी. सो इट मेनली अफेक्ट्स ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ऑफ द बॉडी. कार्डियोवैस्कुलर मतलब हम हार्ट की बात कर रहे हैं एंड ब्लड की बात कर रहे हैं, वेस्कुलर सिस्टम ब्लड की बात कर रहे हैं. सो हार्ट एंड ब्लड की अगर हम बात कर रहे हैं तो ओवरऑल ये हमारे हार्ट बीट को ये ड्रग किस तरह से अफेक्ट करता है. सो हार्ट बीट इरेगुलेशंस या कम या ज़्यादा हो जाना, इस तरह की प्रॉब्लम्स इस ड्रग को लेने की वजह से अगर ज़्यादा टाइम तक लेते हैं तो इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिलेंगे. मेजर इफेक्ट विल बी ऑन, मेजर जो इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा इट विल बी ऑन योर हार्ट एंड ब्लड, बीपी वगैरह की इश्यूज हो जाना. सो इस तरह के आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी. नेक्स्ट है पार्ट बी. पार्ट बी का क्या क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं. एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ आवर इंटेस्टाइन इज कंसीडर्ड एज सेकेंडरी लिम्फोइडल ऑर्गन, जस्टिफाई द स्टेटमेंट. तो एपिथेलियल लाइनिंग हमारे इंटेस्टाइन की सेकेंडरी लिम्फोइडल ऑर्गन की कैटेगरी में क्यों डाली जा सकती है. तो हम यहाँ पे देखें तो अगर हम लिम्फोइडल ऑर्गन की बात करें, so we have 2 categories, primary and secondary.
प्राइमरी में आपके मेनली दो इंक्लूड होते हैं, बोन एंड थाइमस, एंड सेकेंडरी में अदर रिलेटेड लिम्फोइडल ऑर्गन्स, टॉन्सिल्स हो गया, पेयर्स, पैचेस एक्सेट्रा एंड सो ऑन. सो प्राइमरी एंड सेकेंडरी, प्राइमरी में बेसिकली वो इंक्लूड होंगे जहाँ पे फॉर्मेशन एंड मैच्योरेशन हो रहा है लिम्फोसाइट्स का. सो ये वो ऑर्गन है. बोन बेसिकली अगर यहाँ पे हम बात करें तो बी लिम्फोसाइट्स, बी सेल्स हम सिंपली लिख लेते हैं, बी सेल्स का फॉर्मेशन और मैच्योरेशन होता है, वेयर एज टी सेल्स का फॉर्मेशन तो बोन मैरो में ही होगा, बट जो इनका मैच्योरेशन है वो कहाँ पे होता है, थाइमस में. इनके अलावा इंटरैक्शन की जो जगह होगी वो होगी सेकेंडरी लिम्फोइडल ऑर्गन में, जहां पर एक्चुअली ये बी सेल्स, टी सेल्स, दीज आर ऑल टाइप ऑफ WBC. ये किसके टाइप है, WBC के टाइप है. तो WBC मेनली फाइट करने में हेल्प करती है इन्फेक्शियस एजेंट से. सो यहाँ पे सेकेंडरी लिम्फोइडल ऑर्गन ये वो जगह है जहाँ पे इंटरैक्शन करके ये जो बी और टी सेल्स है ये फाइट करेंगे विद द पैथोजन. सो ये वो प्लेसेस हैं. सो यहाँ पे क्वेश्चन, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, हम बोल रहे हैं एपिथेलियल को हम कैसे सेकेंडरी लिम्फोइडल ऑर्गन कंसिडर कर सकते हैं. सो हियर इज द एक्सप्लेनेशन. द सेकेंडरी लिम्फोइडल ऑर्गन प्रोवाइड द साइट फॉर इंटरैक्शन. ये वो जगह है जहाँ पे इंटरैक्शन होगा एंटीजन और एंटीबॉडी का, या आप बोल सकते हो WBC के पार्टिसिपेंट्स का, और जो बाहर से फॉरेन पार्टिकल एंटर कर रहा है जो डिजीज कॉज करेगा उसके अगेंस्ट. ओके, सो एंटीजन और एंटीबॉडी, अगर यहाँ पे एंटीजन टर्म आ रहा है सिंपली जिसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनती है और अटैक करती है तो उनको हम एंटीजन बोलते हैं. सो सेकेंडरी लिम्फोइडल ऑर्गन प्रोवाइड द साइट फॉर इंटरैक्शन ऑफ लिम्फोसाइट विद द एंटीजन विच देन प्रोलिफरेट टू बिकम इफेक्टर सेल्स. तो यहाँ पर वो जगह है जहाँ पे फाइट होगा और नंबर इनका मल्टीप्लाई करके बहुत सारी एंटीबॉडीज बनेगी और प्रॉपरली अटैक करेगी टू द इन्फेक्शियस एजेंट और पैथोजन. लिम्फोइड टिश्यू इज फाउंड बीनीथ मोस्ट ऑफ द वेट एपिथेलियल मेम्ब्रेन. अगर हम बात करें दो तरीके से हम देख सकते हैं स्ट्रक्चर्स इन द एपिथेलियल मेम्ब्रेन ऑफ इंटेस्टाइन. तो इंटेस्टाइन में पहली बात तो वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, वी कैन ईजिली फाइंड लिम्फोइडल टिश्यू. So lymphoidal tissue is found beneath most wet epithelial membranes such as those that line the gastrointestinal tract. तो वहाँ पर आपको क्या मिलेंगे, lymphoidal tissue मिलेंगे. in these spaces many cells of the lymphatic system are present. तो ये वो जगह है, म्यूकस होगा यहाँ पर प्रेजेंट, और ये वो जगह है जैसे मिलिट्री ग्राउंड होगा जहाँ पे फाइट होती है, जहाँ पे वॉर लड़ी जाती है. उनकी प्रैक्टिस कहीं और पे करी जाएगी और वॉर जो मेन ग्राउंड जहाँ पे फाइटिंग ग्राउंड है वो अलग होगा. सो यहाँ पर भी वही हो रहा है, मैच्योरेशन एंड इनका फॉर्मेशन कहीं और हुआ था. सेकेंडरी लिम्फोइडल वो जगह है ऑर्गन जहाँ पे इंटरैक्शन होगा विद द एनिमी. सो यहाँ पे पैथोजेंस का इंटरैक्शन होगा इस जगह पे. यहाँ पे मोस्टली वेट एपिथेलियल मेम्ब्रेन बोल रहे हैं, म्यूकस वगैरह प्रेजेंट होगा जो ट्रैप करेगा पैथोजन को, और यहाँ पे WBCs प्रेजेंट होंगे या लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होंगे जो इनसे फाइट करेंगे. फर्दर there are certain type of nodes are also present in this. Let's complete the language part. The secondary lymphoidal organ provide the site for interaction. ये वाला part हम discuss कर चुके थे. Lymphoid tissue is found beneath most wet epithelial membranes such as those of gastrointestinal tract. In these spaces many cells of lymphatic system wander, मतलब वहाँ पे move करेंगे, वहाँ पे present होंगे and become exposed to invading microorganism. Microorganism अगर invade करके हमारी body में enter हो जाते हैं तो वहाँ पे ये इनसे fight करेंगे. They can establish localized center of cell production in response to such invasion. ये पहचानेंगे, उनसे फाइट करने की कोशिश करेंगे और बहुत सारे एंटीबॉडीज बना लेंगे so that उसको अच्छे से कैप्चर करके उसको डिस्ट्रॉय करा जा सके. These are referred to as nodules. यहाँ पे आपको localized center भी मिलेंगे कुछ कुछ जिनको नोड बोलते हैं. Nodes are basically small structures and यहाँ पर आपको अगेन ये एक इंटरैक्शन साइट प्रोवाइड करेगा स्पेसिफिकली एक ऑर्गेनाइज्ड जगह पर. सो दीज आर नोड्स. इस तरह से अगर ये लिम्फेटिक वेसल है तो एक गांठ की तरह आपको दिखेगा, छोटे छोटे नोड्स प्रेजेंट होंगे. सम नोड्यूल्स बिकम रिलेटिवली परमानेंट स्ट्रक्चर सच एज दोज टॉन्सिल्स हो गया, अपेंडिक्स हो गया, इनको हम सेकेंडरी लिम्फोइडल ऑर्गन में ही कंसिडर करते हैं. एंड दीज आर टॉन्सिल्स, अपेंडिक्स, अलग अलग इनकी जगह होगी. एंड पेयर्स पैचेस आर स्पेशली
इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम इंटेस्टाइन को प्रूव करना चाहते हैं कि वो सेकेंडरी लिम्फोइडल ऑर्गन है, तो पेयर्स पैचेस आर इन द लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. ये अगेन पेयर्स पैचेस क्या हैं? दीज आर द नोड्स विच आर प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन, जहां पर फाइट होगी एंटीजन और एंटीबॉडी की, या लिम्फोसाइट्स फाइट करेंगे एंटीजन को या पैथोजन को. सो ये अगेन म्यूकस एसोसिएटेड टिश्यू तो प्रेजेंट ही है, साथ ही साथ यहाँ पे हमने देखा नोड्स भी प्रेजेंट है, तो दोनों जगह में ओवरऑल पैथोजन को ट्रैप करके फाइट करके डिस्ट्रॉय करा जाएगा. Thus epithelial lining of our intestine is considered as secondary lymphoidal tissue. So ये थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन प्रॉपरली करना था, डायरेक्ट आपको लाइंस एनसीईआरटी में नहीं मिलेगी, आपको इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा प्रॉपरली, दोनों चीज़ें बतानी पड़ेगी कि म्यूकस वाली लाइनिंग भी वहाँ पे प्रेजेंट होती है, लिम्फोइडल टिश्यू प्रेजेंट होता है, साथ ही साथ वी कैन ऑल्सो फाइंड पेयर्स पैचेस जो एक्चुअली लिम्फ नोड्स हैं, जहाँ पर दोनों जगह सेम ही ट्रैप करके जो पैथोजन है या एंटीजन है उनको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी जाएगी. नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन. अ बॉय डेवलप्ड सम एलर्जिक रिएक्शंस व्हेन ही straight entered into his air conditioner room after a game of football outside his house. Write any 2 symptoms that could be noticed in such condition. How does our body combat such conditions? तो सिंपली एक बॉय है जो बाहर प्ले ग्राउंड से एंटर करके एयर कंडीशनर रूम में आ रहा है और उसको कुछ सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं. तो यहाँ पे पूछा गया है कि ये एलर्जिक रिएक्शन है, वो खुद ही बता रहे हैं, प्लस कंडीशन बताई है कि रूम में एंटर करा है प्लेग्राउंड से. दैट मीन्स चांसेस क्या हैं कि जो डस्ट पार्टिकल हैं एयर की मदद से वो नोज में एंटर हो गए हैं, एंड ड्यू टू दैट एलर्जिक रिएक्शंस कैन बी सीन इन दैट बॉय. फिर वो सिम्टम्स पूछ रहे हैं, प्लस बॉडी नॉर्मल बैक टू नॉर्मल कैसे होगी, उस कॉम्बैट कैसे करेगी, फाइट कैसे करेगी अगेंस्ट इट, या बैक टू नॉर्मल कैसे आ जाएगी, ये पूछा है क्वेश्चन में. सो एलर्जी इज ड्यू टू रिलीज ऑफ केमिकल्स लाइक हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन फ्रॉम द मास्ट सेल्स. हमारे कनेक्टिव टिश्यू में ये मास्ट सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो हिस्टामिन और सेरोटोनिन नाम की केमिकल रिलीज करते हैं, ड्यू टू विच दीज टाइप ऑफ एलर्जिक रिएक्शंस कैन बी सीन. ये एक्चुअली दीज केमिकल्स आर रिलीज्ड कि पैथोजन है या जो डस्ट पार्टिकल है उसको डैमेज करा जाए, बट इन दैट प्रोसेस आसपास का एरिया के कांटेक्ट में ये केमिकल्स आते हैं और वहाँ पे इरिटेशन कॉज करते हैं. दैट इज द रीजन कि हमें अलग अलग एलर्जिक सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जो कि नॉर्मली कुछ कुछ सेंसिटिव लोगों में ही आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स है. नॉर्मली डस्ट पार्टिकल कांट डैमेज योर बॉडी टू मच, तो आपकी बॉडी को इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स शो करने की, प्रोटेक्टिव नेचर दिखाने की ज़रूरत नहीं है. बट एलर्जी में क्या होता है, आपकी बॉडी एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स शो करती है अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर डस्ट पार्टिकल, पोलन ग्रेन एक्सेट्रा. दीज आर टाइप ऑफ एलर्जेंस जो एलर्जी कॉज कर सकते हैं. सो ये एलर्जेंस एलर्जी कॉज करेंगे, केमिकल्स रिलीज करेंगे. सिंपल ड्रग इनके अगेंस्ट यूज करा जा सकता है, एंटी हिस्टामिन, एड्रेनलिन एंड स्टेरॉइड्स. ये कुछ चीज़ें हैं जो इनके अगेंस्ट इजीली यूज कर इनसे एलर्जी के जो सिम्टम्स हैं ये बहुत इजीली डिक्रीज हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, एंड बैक टू नॉर्मल आ जाएगी बॉडी. सिम्टम्स आपको किस तरह के देखने को मिलेंगे? सो सिम्टम्स स्नीजिंग, बहुत ज़्यादा स्नीज, छींकें वगैरह आना, वाटरी आइज, रनी नोज एंड डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग. दीज आर सम कॉमन सिम्टम्स. यहाँ पे सिर्फ 2 सिम्टम पूछे हैं, तो एनी 2 यू कैन राइट. फोर्थ क्वेश्चन है, farmers are often suggested to use the following organism in croplands so as to improve the soil fertility, rhizobium and anabina. So ये 2 नॉर्मली सजेस्ट करे जाते हैं, तो क्या रीज़न है, क्यों ये ऐसा क्या इम्प्रूवमेंट लाते हैं? सो इसके रीजंस आंसर्स में लिखे हुए हैं. सो राइजोबियम इज अ नाइट्रोजन फिक्सिंग सिम्बायोटिक बैक्टीरिया. जो राइजोबियम है वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है that form a symbiotic association with legumes. लेग्यूमिनस प्लांट की जो रूट्स होती है उसमें रूट नोड्यूल्स होते हैं, इस तरह के स्ट्रक्चर रूट नोड्यूल्स बोलते हैं हम इनको. सो ये रूट नोड्यूल्स आपको लेग्यूमिनस प्लांट्स में देखने को मिलेगी, जहां पर ये राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्स करते हैं. एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन अगर ये फिक्स करेंगे तो ओवरऑल सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होगी और इजीली प्लांट कैन यूटिलाइज दैट नाइट्रोजन, एंड प्लांट की ग्रोथ इंप्रूवमेंट होगी, प्लस केमिकल फर्टिलाइजर का यूज जो है उस पर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी. सो दैट इज वाई राइजोबियम इज यूज्ड. एनाबिना की अगर हम बात करें, एनाबिना इज अ साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोल सकते हैं, साइनोबैक्टीरिया भी बोल सकते हैं आप.
एनाबिनाइक साइनोबैक्टीरिया दैट कैन फिक्स अगेन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ये फिक्स करेगा. स्पेशलाइज सेल हेट्रोसिस्ट होते हैं जो हेल्प करते हैं, 11th एनसीईआरटी में गिवन है. ऑल्दो इट इज नॉट कंपल्सरी टू मेंशन दीज टाइप ऑफ सेल्स, बट आप लिख सकते हैं, 11th एनसीईआरटी में भी है. सो इन पैडी फील्ड, जो राइस वगैरह के फील्ड होते हैं, ये साइनोबैक्टीरिया मेनली एज अ बायो फर्टिलाइजर यूज करे जाते हैं, क्योंकि ये नाइट्रोजन फिक्स कर रहे हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करेंगे. दैट इज वाई दे कैन इजीली बी यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर. साइनोबैक्टीरिया ऑल्सो एड ऑर्गेनिक मैटर टू द सॉइल and thus increasing its fertility. नाइट्रोजन कंटेंट इंक्रीज कर रहे हैं, ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज कर रहे हैं. that is why ये एनाबिना या राइजोबियम यूज करे जा सकते हैं. एज कम्पेयर टू केमिकल फर्टिलाइजर, सॉइल फर्टिलिटी प्रोलॉन्ग यूज करोगे तो सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाएगी या इनफर्टाइल हो जाएगा. सो ऑफकोर्स इट इज बेटर टू यूज दीज काइंड ऑफ बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर्स, यू कैन से. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5th क्वेश्चन. इसमें इस तरह का फिगर आपको देखने को मिल रहा है. यहाँ पे मेंशन करा है इमिग्रेशन, इमाइग्रेशन, पॉपुलेशन. बी और ए यहाँ पर पूछा गया है. सो बी और ए क्या है? तो सिंपल, दिस फिगर इज गिवन इन योर एनसीईआरटी, सो वहीं से आंसर है. आइडेंटिफाई ए एंड बी. सो लेट्स डिस्कस दिस फर्स्ट. ए एंड बी क्या है? सो ए एंड बी, ए इज मोटिलिटी और डेथ रेट, बी इज नेटिलिटी और बर्थ रेट. तो ये बर्थ रेट और डेथ रेट को डिपिक्ट कर रहे हैं. बी अंदर की तरफ एरो, दैट मीन्स पॉपुलेशन को ये क्या कर रहा है? ये पॉपुलेशन को इंक्रीज कर रहा है. एंड अगर कोई चीज बाहर जा रही है तो डिक्रीज हो रहा है. यहाँ पर दिस इज द ग्राफ विच इज गिवन, दिस इज द फिगर विच इज गिवन इन योर एनसीईआरटी. सो इमिग्रेशन, इमाइग्रेशन. इमिग्रेशन, कुछ लोग बाहर से आकर रहने लग गए, पर्टिकुलर एरिया की अगर हम बात करें, कुछ लोग वहाँ से चले गए, आ गए रहने, तो इमाइग्रेशन. इमाइग्रेशन इज वहाँ से चले गए. नेटिलिटी इज बर्थ रेट, तो वहाँ की पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, बर्थ रेट बढ़ेगी, बाहर से लोग रहने आ जाएंगे. सो यहाँ पे प्लस का सिंबल है एंड यहाँ पे भी प्लस का सिंबल है. वेयर एज अगर वहाँ से लोग डेथ हो गई, मोटिलिटी, या वहाँ से चले गए, तो दोनों ही केस में नंबर ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी विल डिक्रीज. So simply this is B रिप्रेजेंट कर रहा है नेटिलिटी को और बर्थ रेट भी बोल सकते हो, एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग मोटिलिटी. सो मोटिलिटी और नर्टिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बी एंड ए. कैलकुलेट द ग्रोथ रेट ऑफ बैक्टीरिया इन अ कर्ड सैंपल वेयर 1 मिलियन बैक्टीरिया इंक्रीज टू 2 मिलियन विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम. सो यहाँ पे सेकेंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, ग्रोथ रेट हमें कैलकुलेट करनी है. इनिशियली 1 मिलियन है पॉपुलेशन और 2 मिलियन हो गई है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है यहाँ पे. सो दिस इज द बेसिक फॉर्मूला. यहाँ पे ये बेसिक फॉर्मूला है, और डायरेक्टली भी आप सिंपली फाइनल पॉपुलेशन कितनी है माइनस इनिशियल पॉपुलेशन कितनी है अपॉन इनिशियल पॉपुलेशन कितनी थी. सो आप इनटू 100 कर सकते हैं टू कैलकुलेट द आंसर इन परसेंटेज, या नहीं भी कर सकते हैं. ओवरऑल द आंसर विल बी 100%. सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन इज गिवन इन योर एनसीईआरटी ऑल्सो, पैराग्राफ फॉर्म में कुछ नंबर्स गिवन है वहाँ पे, 20, 40 इस तरह से नंबर गिवन है. नंबर काफ़ी छोटे गिवन है, बट सेम क्वेश्चन वहाँ पे भी आपको देखने को मिल सकता है. सो 100% यहाँ पे ग्रोथ रेट शो होगी अगर हम परसेंटेज में निकाल रहे हैं तो. नेक्स्ट है, इसमें और करके दूसरा क्वेश्चन भी गिवन था, जिसमें इस तरह का आपको एज पिरामिड देखने को मिलेगा. एंड द क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ पिरामिड गिवन अबव, राइट द आइडेंटिफाइंग फीचर ऑन द बेसिस ऑफ विच यू आइडेंटिफाई इट. तो इसमें आपको क्या ऐसा देखने को मिल रहा है, आप कैसे पहचानोगे कौन सा है? तो ऑफकोर्स सीधी सी बात है, इट इज एक्सपेंडिंग टाइप वाला ग्राफ है. एंड सिंपली आप एक्सपेंडिंग क्यों बोल सकते हो? क्योंकि प्री रिप्रोडक्टिव वाले जो मेंबर है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है. तो ऑफ कोर्स अगर इन्फेंट्स ज़्यादा होंगे तो फ्यूचर में पॉपुलेशन ग्रोथ इंक्रीज होने के चांसेस हैं. सो सिंपली दिस इज रिप्रेजेंटिंग एक्सपेंडिंग टाइप ऑफ ग्राफ, expanding type, and pre-reproductive population is higher in this type of pyramid. That is why we can identify it easily. Next है 6th question, explain the role of B and T lymphocyte in providing immunity to human. Again human health वाला chapter का question है ये. So B lymphocyte simply B lymphocyte या B cells antibody production का काम करते हैं, antibody बनाने का काम करते हैं, plus
टी सेल्स उनको हेल्प करते हैं। सो ये बी और टी सेल्स का मेन रोल होता है। क्वेश्चन में यही पूछा है कि मेनली वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इम्यूनिटी कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं। सो बी सेल्स एंटीबॉडी बनाएंगे, टी सेल्स इनको हेल्प करेंगे। अगर हम टी सेल्स की बात करें तो इनको ओवरऑल बी और टी सेल्स दोनों मिलकर इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें बी सेल्स की, तो बी सेल्स ह्यूमरल इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है and T cells are responsible for cell mediated immunity। तो इस फॉर्म में भी आंसर दे सकते हैं, या ओवरऑल बी सेल्स एंटीबॉडीज बनाते हैं, टी सेल्स हेल्प करते हैं, इस तरह भी से भी दे सकते हैं। ह्यूमरल इम्यूनिटी, ह्यूमरल फ्लूइड से ह्यूमर वर्ड लिया गया है, बिकॉज फ्लूइड में बी सेल्स प्रेजेंट है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर रहे हैं वहीं पे और किल कर रहे हैं किसी भी पैथोजन को। सो ह्यूमरल इम्यूनिटी है, ह्यूमरल रिस्पॉन्स बोला जाता है इसको। टी सेल सेल मीडिएटेड, कुछ भी डैमेज कुछ भी इन्फेक्टेड सेल है उनको डैमेज करने का काम या सिग्नल देने का काम बी सेल्स को ये टी सेल्स करते हैं। सो इनको सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी भी या सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इनको बोला जाता है। दे या यू कैन से दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। नेक्स्ट है सेक्शन बी, जिसमें अब आपको मिलेंगे 3 मार्क्स के क्वेश्चन। सो सबसे पहले 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। सो प्लाज्मोडियम एंटर द ह्यूमन बॉडी थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज, ट्रेस इट्स लाइफ साइकिल टिल द ऑनसेट ऑफ मलेरिया इन ह्यूमंस। सो ह्यूमंस में मलेरिया कैसे फैला रहे हैं फीमेल एनोफिलीज, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। सिंपल स्टेप्स में आप इसको, अगेन ह्यूमन हेल्थ वाले चैप्टर का क्वेश्चन है ये। सो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो बाइट अ हेल्दी पर्सन, ये सीक्वेंस है, लेट्स अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। सो यहाँ पर ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं टॉप से। ये फीमेल एनोफिलीज है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, इन्फेक्शियस एजेंट दैट इज प्लाज्मोडियम, जो कि कॉजेटिव एजेंट है मलेरिया का, वो प्रेजेंट है स्पोरोजोइट वाली स्टेज में। व्हेन द मॉस्किटो बाइट ह्यूमन, स्पोरोजोइट्स आर ट्रांसफर्ड विद दैट बाइट। सो यहाँ पे वो ट्रांसफर दिखाया हुआ है। यहाँ से ट्रांसफर जब ये स्पोरोजोइट एंटर कर जाएंगे इन द ब्लड ऑफ दैट ह्यूमन जिसको बाइट करा है इंसेक्ट ने, इट विल मूव टू द लिवर। लिवर में जाके वो अपना नंबर इंक्रीज करेंगे, देन इट विल मूव टू आरबीसीज, आरबीसी में वो जाएंगे और वहाँ पे भी अपना नंबर इंक्रीज करेंगे। फाइनली इसी प्रोसेस में बीच में क्या रिलीज होगा, हीमोजोइन नाम का केमिकल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, हीमोजोइन नाम का पिगमेंट यहाँ पे केमिकल रिलीज होगा विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फीवर एंड चिल। आगे डिवाइड करते करते यहाँ पर कुछ आरबीसीज के अंदर ये थोड़ा बहुत डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा इनका, सेकेंड डेवलपमेंट। अभी तक स्पोरोजोइट स्टेज चल रही थी, अब गैमिटोफाइटिक स्टेज आ जाएगी। सो यहाँ पे गैमीट्स, गैमिटोसाइट्स बोलेंगे हम जिनको, गैमीट्स वाली स्टेज में कन्वर्ट हो जाएंगे इनसाइड द आरबीसीज। कुछ मेल कुछ फीमेल गैमिटोसाइट्स बनाएंगे। दीज आर टेकन बाय अनादर मॉस्किटो, ये मॉस्किटो बाइट से मॉस्किटो के अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे। ये पूरा पार्ट था ह्यूमन होस्ट के अंदर। मलेरिया जो कि कॉज करता है प्लाज्मोडियम, उसके 2 होस्ट होते हैं, ह्यूमन एंड मॉस्किटो। तो यहाँ तक ये पूरा मलेरिया किस तरह से फैल रहा है, फीवर और चिल के रीजन क्या है, वो सब हमने देख लिया। आधी बची हुई लाइफ साइकिल विल बी इन मॉस्किटो। सो मॉस्किटो अब होस्ट होगा, मॉस्किटो ने बाइट करा, गैमिटोसाइट उसके अंदर गए, फर्टिलाइजेशन मॉस्किटो के गट में होगा एंड आफ्टर दैट वापस से ये गैमिटोसाइट्स जो थे स्पोरोजोइट वाली स्टेज में कन्वर्ट हो जाएंगे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद ये जो स्पोरोजोइट है इट विल बी प्रेजेंट इन सलाइवरी ग्लैंड, और ये यहाँ से जैसे ही ये इंसेक्ट किसी और मस्कीटो जो है किसी और पर्सन को वापस से बाइट करेगा, उसी के साथ ये जो स्पोरोजोइट है इसके सलाइवरी ग्लैंड से वापस से ट्रांसफर हो जाएंगे नेक्स्ट पर्सन में, और इस तरह से ये पर्सन टू पर्सन स्प्रेड कर सकता है मलेरिया को। सो ये यहाँ पे स्टेप्स बताया हुआ है फॉर सेम। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो अकॉर्डिंगली आप सिर्फ स्टेप्स लिखेंगे तो इट इज मोर देन सफिशिएंट, डायग्राम बनाना जरूरी नहीं है। अकॉर्डिंग टू द वेटेज यू हैव टू राइट द आंसर। So this is the explanation of this question. Next question is question number 8. Write the complete name of the diagnostic test for AIDS. Explain the principle
कैसे क्या प्रिंसिपल है, कौन सा टेस्ट होता है एड्स के लिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द टाइप ऑफ जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इन एड्स कॉजिंग पैथोजन। तो एड्स की अगर हम बात करें तो एड्स डायग्नोस्ड बाय अलाइजा। अलाइजा एक टेक्निक है जिसका फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। सो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन के ऊपर बेस्ड होता है। एंटीजन जो आपकी बॉडी में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा और उसको किल करने के लिए एंटीबॉडी आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बनेगी, बी सेल्स उनको बनाएंगे और वो एंटीबॉडीज अटैक करेंगी इन एंटीजन्स को। सो ये बेसिक जो एंटीबॉडी एंटीजन आपकी बॉडी में बनते हैं उन्हीं को डिटेक्ट करा जाता है इस अलाइजा टेस्ट में। इट माइट बी पॉसिबल, दो तरह से डिफरेंट तरीके से हो सकता है, या तो एंटीजन डिटेक्ट करा जाए या फिर एंटीबॉडी डिटेक्ट करी जाए। एंटीजन भी डिटेक्ट करा जा सकता है और एंटीबॉडीज भी डिटेक्ट करी जा सकती है। अदर देन अलाइजा वेस्टर्न ब्लॉटिंग पीसीआर कैन ऑल्सो बी यूज्ड, बट मोस्ट कॉमनली यहाँ पे हम एक ही डिस्कस करेंगे अलाइजा, और आंसर में भी आपको एक ही मेंशन करना है। अलाइजा किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, तो एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन। तो ये दो आंसर हो गए जो पहले क्वेश्चन में पूछे थे। नेक्स्ट इज नेम द टाइप ऑफ जेनेटिक मटीरियल। तो एड्स इज कॉज्ड बाय HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, इसकी फुल फॉर्म है HIV की। HIV इज अ रेट्रोवायरस हैविंग RNA एज द जेनेटिक मटीरियल। सो ये सेकेंड वाले पार्ट का आंसर है कि जेनेटिक मटीरियल यहाँ पे RNA है जो कि प्रेजेंट है HIV वायरस में, एंड HIV वायरस इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ एड्स। Question number 9, given below is the stepwise schematic diagram or representation of the process of electrophoresis. Identify the alphabets representing 1, 2 and 3. एनोड यहाँ पे कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल और लाइट DNA स्ट्रैंड कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, और एगरोस जेल कौन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे सिंपली टूवर्ड्स, सिंस DNA इज द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, DNA क्या है, नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप इसमें प्रेजेंट होता है, तो इट विल मूव टूवर्ड्स एनोड, पॉजिटिवली चार्ज एनोड की तरफ ये मूव करेंगे। जो जितना लाइट पार्टिकल होगा वो ज़्यादा मूव कर पाएगा एज कंपेयर टू द हैवियर स्ट्रैंड्स। तो जो DNA हैवी है, जो फ्रेगमेंट्स हैवी हैं DNA के, वो मूव नहीं कर पाएंगे, वो पीछे ही रह जाएंगे। सो ये जो Q रिप्रेजेंट कर रहा है वो हैवी DNA फ्रेगमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। R will represent light DNA fragment। ये एनोड है तो ये कैथोड है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करी जाती है इलेक्ट्रोफोरेसिस में, तब जाके फ्रेगमेंट्स मूव करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में ये मूव करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज के बेसिस पे इनमें सेग्रीगेशन या सेपरेशन हो जाएगा, सो सेपरेट हो जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज एंड size। So ये कैथोड, ये एनोड, this is heavy DNA, this is light DNA and this T is representing the gel जिस पर एक्चुअली ये मूवमेंट हो रहा है फ्रेगमेंट्स का। ये P वेल्स को रिप्रेजेंट करेंगे जिसमें हम DNA सैंपल को डालते हैं सो दैट वो मूव कर सके आगे। एंड ये है जेल, एगरोस जेल, जिसमें एक्चुअली सीविंग इफेक्ट देखने को मिलता है। ये फॉर एग्जांपल जेल के पार्टिकल्स हैं, तो इसमें जो हैवी DNA है वो स्लोली मूव कर पाएगा, वेयरएज अगर कोई छोटा फ्रेगमेंट है DNA का तो वो बहुत इजीली आगे की तरफ मूव कर पाएगा। सो इस बेसिस पे इसमें सेपरेशन हो जाएगा। सिंपली इसमें एनोड अगर पूछा है तो एनोड यहाँ पे S रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉलेस्ट फ्रेगमेंट R रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड एगरोस जेल इज रिप्रेजेंटेड बाय T। सो दैट इज द आंसर। यहाँ पे भी सेम लिखा हुआ है एंड इवन ब्रैकेट में यहाँ पे सब PQRS क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं ओवरऑल सबके बारे में ही यहाँ पे गिवन है, जितने भी यहाँ पे अल्फाबेट्स गिवन है। नेक्स्ट इसमें बी पार्ट पूछा हुआ है,
व्हाट इज इल्यूजन, स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ इल्यूजन इन दिस प्रोसेस। तो इल्यूजन बेसिकली क्या है, द सेपरेटेड बैंड्स ऑफ डीएनए, यहाँ पे जो सेपरेटेड बैंड्स है इसको आप कट कर लो जेल में से, तो इसको हम इल्यूजन बोलते हैं। दिस इज सिंपली इल्यूजन। So the separated band of DNA are cut out from the agarose gel and extracted from the gel piece. यहाँ पे इसको कट करके DNA को extract कर लिया जाए, this is known as elution. The DNA fragments purified in this way, उसका use क्या है? So they are used in constructing recombinant DNA by by joining them with cloning vector. So cloning vector के साथ add कर सकते हो आप इस DNA के fragment को जो अभी अभी आपने separate करा है। सो बायोटेक्नोलॉजी में जो हमने टेक्निक्स देखी थी रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने की, उसमें ये यूटिलाइज हो सकता है। सो इल्यूजन इज सेपरेट, आप जेल में से यू आर टेकिंग आउट दैट पीस ऑफ डीएनए और उसमें से एक्सट्रैक्ट कर रहे हो डीएनए को और उसमें ऐड कर रहे हो किसके साथ, वेक्टर के साथ। सो दिस इज वेक्टर, दिस इज वेक्टर एंड दिस इज द पीस ऑफ डीएनए जो आपने ऐड करा है, और फर्दर आप इसको फिर यूज में ले सकते हो अपने एक्सपेरिमेंट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ को एक्सटेंशन बाय टेकिंग टू एग्जांपल्स। दो अलग अलग एग्जांपल देके आपको को एक्सटेंशन को एक्सप्लेन करना है। फॉरेस्ट प्रोवाइड इंटैंगिबल बेनिफिट टू अस, एक्सप्लेन बाय टेकिंग 3 डिफरेंट एरियाज, हाउ। सो फॉरेस्ट कैसे हमें बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है ये पूछा है सेकंड क्वेश्चन में, पहले वाले क्वेश्चन में को एक्सटेंशन के बारे में पूछा है। सो हियर इज द आंसर। को एक्सटेंशन, यहाँ पर एक साथ एक्सटेंड हो जाएंगी दो स्पीशीज, क्योंकि डिपेंडेंसी अगर एक, दिस इज वन स्पीशी एंड दिस इज अनदर, सो सेकेंड वाली स्पीशी की फर्स्ट वाली स्पीशी के ऊपर डिपेंडेंसी अगर बहुत ज़्यादा है, तो अगर फर्स्ट वाली स्पीशी एक्सटेंड हो जाए, एकदम खत्म हो जाए, तो दूसरी वाली अपने आप ही खत्म हो जाएगी ड्यू टू दैट डिपेंडेंसी, टू मच डिपेंडेंसी। सो को एक्सटेंशन इज द एक्सटेंशन ऑफ स्पीशीज एंड द प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज एसोसिएटेड विद इट and in an obligatory manner also become extend। तो एक अगर स्पीशी एक्सटेंड हो रही है तो उस पर डिपेंडेंट, उससे रिलेटेड प्लांट्स और एनिमल्स अपने आप ही एक्सटेंड हो रहे ऑब्लिगेटरी मैनर में, मतलब कंपल्सरीली वो भी डैमेज हो जाएंगे, वो भी किल हो जाएंगे, सो या एक्सटेंड हो जाएंगे यू कैन से। सो को एक्सटेंशन ऑफ होस्ट फिश एंड इट्स पैरासाइट, तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है को एक्सटेंशन का, अगर फिश ही एक्सटेंड हो गई तो उस पर डिपेंडेंट पैरासाइट, तो ऑफकोर्स उनके पास भी कोई शेल्टर नहीं बचेगा, सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन नहीं बचेगा, तो ये भी एक्सटेंड हो जाएंगे। सो ये को एक्सटेंशन का एग्जाम्पल है। अनदर एग्जाम्पल इज को इवॉल्व्ड प्लांट पॉलिनेटर म्यूचुअलिज्म। प्लांट और पॉलिनेटर म्यूचुअलिज्म का जो एग्जाम्पल हमने देखा था कि प्लांट स्पेसिफिकली पॉलिनेटर उनका फिक्स है और पॉलिनेटर एग लेइंग प्लेस हो सकती है प्लांट में, या उनसे ही नेक्टर ले रहे हैं और वहीं पे उनके सीड्स को एज अ फूड कंज्यूम कर रहे हैं। सो यहाँ पर स्पेसिफिकली प्लांट एंड पॉलिनेटर इतने ज़्यादा इंटरडिपेंडेंट है कि ये पॉलिनेटर इस प्लांट का पॉलिनेशन ही करेगा और ये प्लांट एज अ फूड या इनके एग लेइंग प्लेस यही होगा। सो दिस इज द इंटरडिपेंडेंसी, ये हम देख सकते हैं यहाँ पे इजीली। अगर अब ये प्लांट एक्सटेंड हो गया तो पॉलिनेटर भी अपने आप एक्सटेंड हो जाएगा, इतना ज़्यादा इंटरडिपेंडेंट है। इवोल्यूशन भी इनका साथ में इस तरह से इवॉल्व हो चुके हैं, इतने ज़्यादा इंटरडिपेंडेंट थे कि इनमें कैरेक्टरिस्टिक्स ही ऐसे डेवलप हो गए कि दे कांट चेंज दिस, ये रिलेशनशिप इनका फिक्स हो गया है, ऑब्लिगेट हो गया है, अब दे कांट चेंज इट। दैट इज वाई कि एक अगर एक्सटेंड होगा तो दूसरा भी एक्सटेंड हो जाएगा। द बेनिफिट्स प्रोवाइडेड बाय फॉरेस्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। ये बी वाले पार्ट का आंसर है कि फॉरेस्ट हमें किस तरह से बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहा है। सो 3 कैटेगरीज में हमने डिवाइड कर लिया है उसको, नैरो यूटिलिटेरियन, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन एंड इथिकल। सो नैरो यूटिलिटेरियन डायरेक्ट बेनिफिट, छोटे मोटे बेनिफिट जैसे फूड, फर्नीचर, फायरवुड, ये सब हमें प्लांट से मिल रहे हैं। सो नैरो यूटिलिटेरियन हम पहली कैटेगरी में डाल सकते हैं इनको। ब्रॉडली यूटिलिटेरियन, इनडायरेक्ट बेनिफिट लाइक ऑक्सीजन, वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है, या आर्टिफिशियली इसको बनाना बहुत एक्सपेंसिव है। बायोडाइवर्सिटी, ये सब इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि यू कैन फुलफिल देयर स्पेस। अगर हमें ये नेचर प्रोवाइड नहीं करे तो इसका कोई दूसरा
स्कोप नहीं है, आप इसको अपनी तरफ से आर्टिफिशियली नहीं क्रिएट कर सकते हो, और कर भी सकते हैं अगर ऑक्सीजन प्रोड्यूस भी कर सकते हैं फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियली, तो इट इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव, और इतने सारे प्लांट्स एनिमल्स को फुलफिल करना, उस ऑक्सीजन को दे पाना इज़ अ बिग टास्क. So of course this is categorized under broadly utilitarian category. And ethical reasons, moral duty of every living being to take care of other living being. So moral या ethical values के हिसाब से भी देखा जाए तो it is our moral duty, ये हमारी एक ड्यूटी है, चाहे हमें उनसे प्लांट्स एनिमल से फ़ायदा हो या ना हो, बट वी शुड नॉट हार्म देम, और उनको प्रोटेक्ट हमारी करना एक जिम्मेदारी है. सो ये हमने इथिकल रीज़न में हम डाल सकते हैं. सो दिस इज़ द आंसर ऑफ पार्ट बी कि किस तरह से बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, और इसको एक्सप्लेन बाय टेकिंग 3 डिफरेंट एरियाज कि किस किस तरह से हमें बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं फॉरेस्ट. सो ये 3 कैटेगरी थी. नेक्स्ट है क्वेश्चन 11, what are cryopyrin? With the help of a suitable example, explain how it acts as biological pesticide. So cryopyrin सिंपली हमारे दिमाग में आ जाएगा बीटी टॉक्सिन, क्रायोप्रोटीन वन एंड द सेम थिंग, जो कि किस में प्रेजेंट होता है, बैसिलस थेरेंजेनेसिस बैक्टीरियल स्पीशी है जिसमें ये प्रेजेंट होता है. सो क्रायोप्रोटीन आर टॉक्सिक प्रोटीन्स और पॉइजनस क्रिस्टल प्रोटीन्स विच इज एनकोडेड बाय क्राइजीन. सो क्राइजीन इसको कोड करता है, या इसकी इन्फॉर्मेशन, इसको बनाने से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन क्राइजीन में होती है. ये क्राइजीन प्रेजेंट होता है बैसिलस थेरेंजेनेसिस में. ये कैसे हेल्प कर रहा है, बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड की तरह कैसे ये यूटिलाइज हो सकता है, तो ये पार्ट आ जाएगा आपका माइक्रोबियल वाले चैप्टर का पार्ट है ये, कि किस तरह से माइक्रोब्स हमारे लिए बेनिफिट है, उससे रिलेटेड चैप्टर 10 में है ये गिवन. सो बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड्स दैट कैन बी इंट्रोड्यूस इन ऑर्डर टू कंट्रोल बटरफ्लाई कैटरपिलर इज द बैक्टीरिया बैसिलस थेरेंजेनेसिस. बटरफ्लाई को कंट्रोल करने के लिए बैसिलस थेरेंजेनेसिस आप इजीली यूटिलाइज कर सकते हो. पैकेट्स के फॉर्म में ये मिलेंगे आपको, इनके ड्राई स्पोर्स पानी में मिक्स करके यू नीड टू स्प्रे इट ऑन द प्लांट. और जब इंसेक्ट्स इनको एनगल्फ करेंगे, दे विल ट्राई टू ईट द लीव्स. ये जो बटरफ्लाइज वगैरह इनके लार्वा हैं, जैसे ही ये ईट करने की कोशिश करेंगे इन लीव्स को, जो स्पोर्स हमने स्प्रे करे थे दैट विल एंटर इनटू द इंसेक्ट, एंड वहाँ पर जाके ये प्रोटीन्स एक्टिवेट हो जाएंगे. ये एक्चुअली इनिशियली इनएक्टिवेटेड रहेंगे, गट में जाने के बाद ये एक्टिवेट हो जाएंगे वहाँ के पीएच की वजह से, एंड दे विल क्रिएट पोर्स इनसाइड द गट, और वहाँ पर ये पोर्स क्रिएट कर देंगे, एंड दीज पोर्स विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर किलिंग ऑफ द इंसेक्ट. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये स्पेसिफिकली सेलेक्टिवली कुछ ही इंसेक्ट्स पे ये प्रोटीन इस तरह से वर्क करेगा. सो ये काफ़ी एक अच्छा बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड की तरह, स्पेसिफिक स्पीशी स्पेसिफिक बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड की तरह यूज़ करा जा सकता है. In this way, cryoprotein of Bacillus thuringiensis acts as biological pesticide. Next है for question number 12, for ethical reasons biodiversity must be conserved. Do you agree? Write your views in support to your answer. So again biodiversity को ethically हमें क्यों protect करना चाहिए, इसको discuss कर लेते हैं पहले. Physiologically और philosophically और spiritually we need to realize that every species has an intrinsic value. चाहे वो हमारी काम की हो या नहीं हो, हमें बेनिफिट प्रोवाइड कर रही हो या नहीं कर रही हो, they had a specific role in the environment, and we have no right to kill that species in one or the other way, even if it may not be of current or any economical value. इकोनॉमिकल वैल्यू आपको उससे कुछ मनी बेनिफिट मिल रहा हो या नहीं मिल रहा हो, बट स्टिल ये हमारी एक ड्यूटी है टू प्रोटेक्ट देम. इट इज आवर मॉरल ड्यूटी टू केयर फॉर द वेल बीइंग ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड पास ऑन आवर बायोलॉजिकल लेगेसी इन गुड ऑर्डर टू फ्यूचर जनरेशन. सो हमें जो ये आज डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है, ये आगे भी हम एज इट इज बिना डिस्ट्रॉय करे, एज इट इज इनको नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी बचाएं, सो दैट वो भी इस डाइवर्सिटी को देख सके. दैट इज आवर मॉरल ड्यूटी. सो दिस इज द पार्ट ऑफ फर्स्ट पार्ट. एंड सेकेंड पार्ट है इसका, राइट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ स्पेसिफिक एरिया ऑन द बेसिस ऑफ विच इट इज डेजिग्नेटेड एज हॉटस्पॉट.
राइट एनी वन मेजर थ्रेट टू दीज एरियाज। सो यहाँ पे हॉटस्पॉट्स के बारे में पूछा है कि हॉटस्पॉट्स को इतना इम्पोर्टेंस क्यों दिया गया है, या क्या क्राइटेरिया है कि हम इस एरिया को हॉटस्पॉट बोलेंगे, किसी भी पर्टिकुलर एरिया को। सो देयर आर टू इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, रीजन्स विद वेरी हाई लेवल ऑफ स्पीशीज रिचनेस। यहाँ पे एक रीज़न ये हो सकता है कि बहुत ज़्यादा हाई नंबर ऑफ स्पीशीज़ वहाँ पे प्रेजेंट हो, सो हाई लेवल ऑफ स्पीशीज रिचनेस वहाँ पे होनी चाहिए। हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म, एंडेमिज्म मतलब होता है वहीं पे स्पेसिफिकली वो ऑर्गेनिज्म मिलना चाहिए, कहीं और नहीं मिलना चाहिए। सो हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म, दैट इज स्पीशीज कन्फाइंड टू दैट रीजन एंड नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स। तो ये दो रीजन हो सकते हैं, या तो नंबर ऑफ स्पीशीज बहुत ज़्यादा हो या एंडेमिज्म हो उनमें, वहीं पे मिले, वहाँ के अलावा कहीं भी ना मिले हमें। सो ये दो अगर कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे तो हम उसको हॉटस्पॉट कंसिडर करेंगे। वन ऑफ द मेजर थ्रेट टू दीज एरिया इज ह्यूमन एक्टिविटी एंड लॉस ऑफ हैबिटेट। मेजर यहाँ पे थ्रेट क्या है, किस चीज़ का डर है इनको, तो यहाँ पर मेन ये कैसे डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से, लॉस ऑफ हैबिटेट की वजह से। ह्यूमन एक्टिविटी माइट कॉज लॉस ऑफ हैबिटेट, और इस वजह से वहाँ की जो स्पीशीज़ है वो एक्सटेंट हो सकती है। सो ये सेकेंड वाले पार्ट का आंसर था। मूविंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ द पेपर, सेक्शन सी, जिसमें आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा। हेयर वी आर प्रोवाइडेड विद अ पैराग्राफ, जिसमें आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दी है रिगार्डिंग टैग पॉलीमरेज, एंड उससे रिलेटेड 3 क्वेश्चंस आर आस्क्ड। सो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन पार्ट। Taq polymerase after its discovery replaced E. coli DNA polymerase in PCR technique. Explain giving reasons why was the need for the change. Second question है what is the primer and its importance in PCR, and third question है write the importance of PCR as a diagnostic technique. So पहले में Taq polymerase का importance या क्यों उसको यूज़ करने की रिक्वायरमेंट आई वो पूछा है। सेकेंड में प्राइमर का रोल पूछा है, इंपॉर्टेंस पूछा है। थर्ड में PCR का इंपॉर्टेंस पूछा है डायग्नोस्टिक टूल की तरह। डायग्नोस्टिक टूल होते हैं डिजीज को रिकॉग्नाइज करने में जो हेल्प करते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू द आंसर पार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, एंजाइम टैग पॉलीमरेज ये कहाँ से हमें मिलता है? थर्मस एक्वेटिकस करके बैक्टीरिया होते हैं, थर्मोफिलिक बैक्टीरिया, जिसमें ये टैग पॉलीमरेज मिलता है। ये टैग पॉलीमरेज बहुत हाईली एफिशिएंट होता है, हीट से डैमेज नहीं होता। तो पीसीआर का जो पहला ही स्टेप है डीनेचरेशन, उसमें हाई टेम्परेचर पर डीएनए को रखा जाता है सो दैट वो सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो जाए। डबल स्ट्रैंडेड जो डीएनए है वो किस में कन्वर्ट हो जाए? सिंगल स्ट्रैंड्स में कन्वर्ट हो जाए। सो हाई टेम्परेचर पे रखेंगे तो इजीली जो प्रोटीन से बना हुआ पॉलीमरेज है, एंजाइम है, वो डैमेज हो सकता है। दैट इज वाई टैग पॉलीमरेज ये थर्मोफिलिक बैक्टीरिया से लिया गया, क्योंकि वो हाई टेम्परेचर पे इजीली मिल जाते हैं, वहाँ पे सर्वाइव कर पाते, तो उनके प्रोटीन्स इस तरह के होते हैं जो कि डैमेज नहीं होते हाई टेम्परेचर में। अदरवाइज नॉर्मल आप कोई भी प्रोटीन हाई टेम्परेचर पे रखोगे तो वो डीनेचर हो जाएगा, वेयर एज यहाँ पे हाई टेम्परेचर पे टैग पॉलीमरेज डैमेज नहीं होता, इसीलिए टैग पॉलीमरेज को यूज करा जाता है इन पीसीआर। नेक्स्ट है प्राइमर्स। तो प्राइमर स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए है दैट बाइंड्स विद कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट ऑफ द स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए जो कि बाइंड करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट डीएनए के। इट इज असेंशियल टू स्टार्ट द फंक्शनिंग ऑफ डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम ऑफ द डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की एक्टिविटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। डायरेक्टली जो डीएनए पॉलीमरेज है वो अपनी एक्टिविटी स्टार्ट नहीं कर सकता। ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए यहाँ पे इनिशियली प्राइमर्स ऐड होंगे, उसके बाद यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज अपना फंक्शन कर सकता है। डीएनए पॉलीमरेज उसके बाद पॉलीमराइजेशन का या एक्सटेंशन का काम कर सकता है। सो प्राइमर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके बिना डीएनए जो पॉलीमरेज है वो टैग पॉलीमरेज इट कैन नॉट शो इट्स फंक्शनिंग, वो अपना काम नहीं कर सकता। लास्ट है पीसीआर डायग्नोस्टिक टेक्निक है। यस, सो वो किस तरह से डायग्नोसिस में हेल्प करती है? तो जो इन्फेक्शियस डिजीजेस है उनको ये डिटेक्ट करने में हेल्प करेगी। कई बार द सिम्टम्स आर सो कंफ्यूजिंग कि आप रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हो कौन सी डिजीज़ है, तो सिंपली आप सैंपल लोगे और उसमें जेनेटिक मटेरियल की स्टडी करोगे पीसीआर की मदद से, और इजीली आप उसको ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो हमारे पास डेटा है उससे आप मैच करोगे और पता लगा लोगे कि कौन सा कॉजेटिव एजेंट है। उसके बेसिस पे आप इजीली ट्रीटमेंट फर्दर कर सकते हो।
अगर आपने डिजीज़ अच्छे से रिकॉग्नाइज कर ली तो आप ट्रीटमेंट ज़्यादा बेटर कर पाओगे. सो ये एक PCR डायग्नोस्टिक टूल की तरह हेल्प कर रहा है एंड इट इज़ हेल्पिंग इन रिकॉग्नाइजिंग द डिजीज़ और स्पेशली इन्फेक्शियस डिजीज़ को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करता है. इट इज़ वेल डेवलप्ड मॉलिक्यूलर टेक्निक फॉर द क्रिटिकल पेशेंट ट्रीटमेंट डिसीजन एंड आउटकम्स. सो ये काफ़ी हेल्पफुल टेक्निक है ओवरऑल. नेक्स्ट है सेकेंड पार्ट, और ऑप्शन में एक और क्वेश्चन है इसी में. सो अगेन अ पैराग्राफ इज गिवन. लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन पार्ट. नेम द ह्यूमन डिजीजेस फॉर विच द जीन थेरेपी वॉज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम. तो ADA was the disease. हम अभी क्वेश्चन आंसर वाले पार्ट में देखेंगे. एक्सप्लेन द स्टेप्स ऑफ जीन थेरेपी कैरीड टू क्योर द डिजीज. जीन थेरेपी के स्टेप्स पूछे हैं. व्हाई इज दिस थेरेपी नॉट परमानेंट, क्यों ये परमानेंट नहीं है, और क्या पॉसिबल परमानेंट क्योर है इस डिजीज का. सो ये 3 क्वेश्चन है. दिस इज द आंसर. ADA इज द डिजीज एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी. इम्यून सिस्टम से रिलेटेड ये प्रॉब्लम है. इसमें इस एंजाइम, देयर इज एन एंजाइम एडिनोसिन डीएमिनेज जिसकी डेफिशिएंसी हो जाती है. ADA उसका प्रॉब्लम का नाम है, डिजीज़ का नाम है, और इससे रिलेटेड पहली बार ट्रीटमेंट के लिए जीन थेरेपी को यूज़ में लिया गया था. और भी ट्रीटमेंट और भी डिजीजेस के लिए लिया जा सकता है यूज़ में, बट दिस वाज द फर्स्ट फॉर विच द जीन थेरेपी वाज यूटिलाइज्ड. स्टेप्स की अगर हम बात करें तो लिम्फोसाइट्स फ्रॉम द पेशेंट्स आर टेकन एंड ग्रोन आउटसाइड द बॉडी. आप सबसे पहले जीन थेरेपी के लिए क्या करोगे, ये ADA क्यों हो रहा है, क्योंकि इससे रिलेटेड ये एंजाइम बनाने वाला जीन डैमेज है. तो जीन थेरेपी में आप उस डैमेज जीन की जगह आप अच्छा प्रॉपर नया जीन इंट्रोड्यूस करा दोगे. सो लिम्फोसाइट्स आप सबसे पहले WBCs यू आर टेकिंग आउट फ्रॉम द पेशेंट. पेशेंट की बॉडी से आप बाहर निकालोगे, कल्चर में ग्रो करोगे, लैब में ग्रो करोगे मतलब, और उनको कल्चर करोगे एंड फंक्शनिंग ADA cDNA इज एडेड. सो फंक्शनल DNA आप इंट्रोड्यूस करा दोगे इन दीज लिम्फोसाइट. आपका जो DNA एक्चुअली एरर क्रिएट कर रहा था AD एंजाइम, दैट इज एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम नहीं बना रहा था, उसकी जगह आपने करेक्ट जीन डाल दिया. अब आप इन WBCs को या लिम्फोसाइट्स को वापस से ट्रांसफर कर दोगे पेशेंट पे, और अब पेशेंट के अंदर प्रॉपर जीन जा चुका है तो वो प्रॉपर एंजाइम बनाएगा और सो ऑन नॉर्मल फंक्शनिंग होगी बॉडी के अंदर. बट ये परमानेंट क्यों नहीं है, क्योंकि WBCs इमॉर्टल थोड़ी नहीं है, उनका एक लिमिटेड लाइफ स्पैन है. वो मॉर्टल सेल्स हैं, डैमेज हो जाएंगे थोड़े टाइम में, डेड हो जाएंगे. सो दिस इज द रीज़न कि ये परमानेंट क्यों नहीं है. सो दिस टेक्निक इज़ नॉट परमानेंट. परमानेंट क्योर के लिए आप जो जीन आइसोलेट कर रहे हो फ्रॉम बोन मैरो, उसमें आप ये करेक्ट जीन आप इंट्रोड्यूस करा सकते हो एम्ब्रियोनिक कंडीशन में. सो जीन आइसोलेटेड फ्रॉम द बोन मैरो सेल्स प्रोड्यूसिंग ADA is introduced at early embryonic stage can be a possible cure. परमानेंट क्योर ये हो सकता है कि आप अर्ली एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ही ये प्रॉपर फंक्शनल जीन इंट्रोड्यूस करा दो, तो इसकी मदद से प्रॉपर फंक्शनिंग होगी. जब वो एम्ब्रियो पूरा अडल्ट में डेवलप हो जाएगा, बेबी में डेवलप हो जाएगा यू कैन से, तो उसमें प्रॉपर फंक्शनिंग होगी इस जीन की, तो बार बार रिपीटेड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. सो दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, सॉरी दिस पेपर. सो ओवरऑल पेपर में कुछ क्वेश्चन इजी थे, कुछ मॉडरेट थे. ओवरऑल पेपर वाज मॉडरेट. आई होप आपके सबके अच्छे मार्क्स आए हों. थैंक यू एंड हैव अ गुड डे.